19 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हमें जो कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल है कार्ल हिक्स का, ठीक है, उसको समझाना है कि क्या होता है कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल। और इसके फिर हमें क्या डिस्कस करना है इसे क्रिटिकली, इस कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल को, या हम कॉम्पेंसेशन टेस्ट बोले, ठीक है, जैसे मुआवजा सिद्धांत भी कहते हैं। तो उसको फिर आपका उसके मेरिट्स डिमेरिट्स हमें लिखने हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर आपका ये कंपेंसेशन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो देखो कंपेंसेशन प्रिंसिपल ये होता है कि देखो इस तरीके से कि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी बना रही है या बहुत सारे चेंजेस इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट। तो उससे क्या होगा कि कुछ लोगों को फायदा भी होगा, कुछ लोगों को नुकसान भी होगा। तो गवर्नमेंट किस तरीके से पता करे कि भाई हम ये पॉलिसी ला रहे हैं, ये चेंजेस ला रहे हैं, ये समाज के लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो इसमें कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल उस चीज में हेल्प करता है। ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि क्या बोलते हैं कि जैसे गवर्नमेंट कोई आपका पॉलिसी या चेंजेस लेकर आ रही है, तो उससे जिन लोगों को मतलब गेन हो रहा है, वो आपका जिन लोगों को नुकसान हो रहा है उनको क्या बोलते हैं मुआवजा दे सके। बट ये मुआवजा वो रियल में देते नहीं, जस्ट एक हाइपोथेसिस है, थ्योरेटिकली जस्ट आपको मेजर करना है कि हाँ भी हम थ्योरेटिकली देने के लायक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो चेंज या पॉलिसी गवर्नमेंट का अच्छा है हमारी सोसाइटी के लिए। क्योंकि देखो अगर जो ये इसमें एक टर्म होती है आपकी पेरेटो इम्प्रूवमेंट, तो पेरेटो इम्प्रूवमेंट आपका क्या कहता है, एक टर्म है आपका पेरेटो इम्प्रूवमेंट। तो पेरेटो इम्प्रूवमेंट तो क्या कहता है कि भाई पेरेटो इम्प्रूवमेंट आपकी एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम किसी एक का भला कर रहे हैं बिना दूसरे को नुकसान पहुंचाए। बट क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है कि भाई ऐसा ही हो? इसीलिए आपका ये मुआवजा सिद्धांत आया, जिसने ये बताया कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ला रही है, चेंजेस ला रही है, उसका कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल हमें बताता है कि वो अच्छा है कि नहीं है वो चेंजेस। और वो कैसे बताता है, जो गेनर है अगर वो जिनको लॉस हो रहा है, ठीक है, उनको क्या बोलते हो थ्योरेटिकली कॉम्पेंसेट मुआवजा दे सके। बट आप याद रखना कि जो ये कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं जस्ट एक वो ले रहे हैं, वो मतलब जैसे कैलकुलेट करते कि क्या हम दे सकते हैं, इन रियलिटी वो कभी भी कॉम्पेंसेशन दिया नहीं जाता है। उदाहरण के लिए मान लो कि कहीं पर गवर्नमेंट जो है डैम वगैरह बना रही है, या मतलब कुछ चीज का कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो उस चीज से मतलब यात्रियों को या बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है कितने का, 10 लाख का। तो बस यही है कि सिद्धांत हमें इस चीज को बताता है। तो मैं उदाहरण में आपको ये समझाई थी कि समझ लो गवर्नमेंट कोई आपका प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं, जिसका मतलब या कहीं पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो 10 लाख तक का मतलब बेनिफिट आपका बिजनेसमैन को हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की वहां मतलब जमीनें गई, तो उन लोगों को नुकसान हो रहा है। बट क्या है कि ये लोगों ने क्या बोलते हैं, जो बिजनेसमैन है जिनको भी फायदा हो रहा है उससे, उन्होंने मतलब ऐसे करके अ, इस चीज का कैलकुलेट किया कि हाँ, हम इनको ना जो नुकसान हो रहा है इन लोगों का, वो 4 लाख का नुकसान है इनको, हम उनको पे कर सकते हैं, फिर भी हम फायदे में रहेंगे 6 लाख का। रियल में उन्होंने दिया नहीं। तो यही होता है आपका कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल। इसको आपका 1930-40 में कौन लेकर आए थे, निकोल कार्डो और जॉन हिक्स। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। अब अगर हम इसके एडवांटेज देखें तो पहला देखो, सबसे अच्छा एडवांटेज मतलब पहला एडवांटेज जो इसका आएगा वो है प्रैक्टिकल अप्रोच है ये काफी। अब देखो प्रैक्टिकल क्यों है, क्योंकि अगर हम पेरेटो इम्प्रूवमेंट की बात करें तो वो कैसी बात कर रहा था कि किसी एक को फायदा होगा बिना दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो इन रियलिटी में ऐसा मुश्किल होता है। बट ये अप्रोच सही कह रहा है कि हाँ भाई ऐसा होगा ही होगा कि अब कुछ को फायदा होगा तो दूसरों को नुकसान भी होगा। तो प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका। दूसरा, इससे क्या होता है आपका बेटर एलोकेशन होता है हमारे संसाधनों का, ठीक है। कहीं ना कहीं इनोवेशन को और न्यू चेंजेस को क्या बोलते हैं, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। ये आपका हेल्प करता है सोशल वेलफेयर पे, और ये आपका ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है, नैरो नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी के बारे में सोच रहा है कि भी मतलब ठीक है कितने लोगों को तो फायदा हो रहा है इस तरीके से। फिर ये आपका जो है, ये गवर्नमेंट को भी मतलब इस तरीके से हेल्प करता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, स्ट्रेटजीज बनाती है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। फिर ये हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हेल्प करता है। किस तरीके से, अब जैसे गवर्नमेंट ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रही है, डैम बना रही है, कहीं पर रोड बना रही है, स्कूल बना रही है, तो मतलब उसमें क्या है कि इसके हेल्प से वो ये देख सकते हैं कि भाई इस चीज की लागत कितनी आ रही है, इससे नुकसान कितना हो रहा है, तो वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये कहीं ना कहीं उनको डेवलपमेंटल
प्लानिंग में भी हेल्प करता है, डेवलपमेंटल प्लानिंग में हेल्प करता है, मतलब कि इस तरीके से कि चलो ठीक है कि मतलब ये रिसोर्सेज इतने हैं, कौन कौन से हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हो सकते हैं, इस तरीके से, ताकि हम मैक्सिमाइज कर सके ओवरऑल सोशल बेनिफिट को। और एक इसका फायदा ये है कि ये जो आपका कहता है गेन और लॉसेस को कि हम मेजर कर सकते हैं, जिससे क्या बोलते हैं कंपैरिजन काफी इजी हो जाता है। तो ये आपका जो है अनफेयर पॉलिसीज को, चेंजेस को भी जस्टिफाई कर सकता है, और जैसे हार्मफुल प्रोजेक्ट्स वगैरह को भी आपका बढ़ावा दे सकता है। कौन? आपका कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल। तो एक बार इन शॉर्ट फटाफट के इसको देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये सिद्धांत 1930 और 1940 के बीच में निकोल कार्डो और जॉन हिक्स, जो हमारे अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा डेवलप किया गया। ये सिद्धांत कुछ इस तरीके से है आपका
इसलिए भी आया क्योंकि देखो जो हम टर्म पैरेटो इम्प्रूवमेंट कहते हैं वो ये कहता है कि भी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर किसी एक का भला हो रहा है बिना दूसरे को नुकसान पहुंचाए। बट इन रियलिटी में हर सिचुएशन पैरेटो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है, इसीलिए कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल आया। इसने हमें ये कहा कि भी गवर्नमेंट जैसे कुछ पॉलिसी ला रही है, चेंजेस ला रही है, अब हमें कैसे पता चले कि भी समाज के लिए अच्छे है कि नहीं है। तो ये सिद्धांत हमें बताता है अगर जिन लोगों को वो पॉलिसी चेंज से गेन हो रहा है वो मतलब हाइपोथेटिकली या थ्योरेटिकली कॉम्पेंसेट कर सकते हैं किन लोगों को जिनको नुकसान हो रहा है। हाँ, तो हमारा वो सिद्धांत बढ़िया है, ऐसा ये कहता है। फिर हम इसके फायदे देखें या एडवांटेज देखें तो हमने कहा भी प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि जो पेरेटो का इम्प्रूवमेंट है वो थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का हो जाता है। ये आपका हेल्प करता है कि बेटर एलोकेशन हो आपका रिसोर्सेज का, ठीक है। इनोवेशन न्यू चेंजेस को बढ़ावा दे रहा है, सोशल वेलफेयर को ब्रॉडर वे में सोच रहा है, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हेल्प करता है, डेवलपमेंट प्लानिंग में हेल्प करता है, गेन लॉसेस को मेजर करके इस चीज को सिंपल बनाता है। नुकसान हमने इसका ये पढ़ा कि आपका एक तो ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि मुआवजा रियल में दिया नहीं जाता है, गेन लॉसेस को मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है, रियल वेलफेयर नहीं होता है इससे क्योंकि मुआवजा रियली में दे नहीं रहे। ये आपके नॉन मॉनेटरी और सामाजिक जो फैक्टर होते हैं उनको इग्नोर करता है, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ ये नहीं बताता, एफिशिएंसी पे फोकस करता है, इक्विटी जस्टिस को इग्नोर कर रहा है, ये एज्यूम करना कि मनी ही रिफ्लेक्ट कर रहा है वेलफेयर का, ये इसका लिमिटेशन है। ये आपके अनफेयर पॉलिसीज चेंजेस को बढ़ावा देता है और इससे क्या होता है कि हार्मफुल प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट पॉलिसी को इसके तहत ला रही हो और वो मतलब इस सिद्धांत को मतलब फुलफिल कर रही हो, बट हो सकता है कि इन रियलिटी वो बहुत सारे लोगों को नुकसान दे रहा हो। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है। आगे चलते हैं। 8 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई आपका जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उससे आप क्या समझते हो, कि आपका कल्याणकारी अर्थशास्त्र आखिर क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है आपकी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन का मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ जो आपकी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये पूछा गया है। अब वन बाय वन करके जान लेते हैं। पहले कि आपका कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है। तो पहला हम जानेंगे कि आपका कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि जो आपकी वेलफेयर ओरिएंटेड परिभाषाएं हैं उनका क्या आपका महत्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि जो हमारे एसी पीगू है वो आपके एक लीडिंग फिगर है किसमें, आपके कल्याणकारी अर्थशास्त्र में। अब होता है कि आपका कल्याणकारी अर्थशास्त्र, तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र आपकी वह ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो किस पे फोकस करती है कि हमारा जो वेलफेयर और वेलबिंग क्या होना चाहिए आपका सोसाइटी का। ये कहते हैं कि हमारी रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए और किस तरीके से यूटिलाइज कर सके, तो ये कि वो मैक्सिमाइज कर सके वेलफेयर सोसाइटी का। और हमेशा याद रखना कि आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक कैसी है, आपकी नॉर्मेटिव है नेचर में, क्योंकि ये ना हमें एक तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दे रही, सलाह दे रही कि भी ऐसा करना चाहिए, ऐसे रिसोर्सेज एलोकेट करने चाहिए, व्हाट आउट टू बी मतलब कि क्या करना चाहिए। क्योंकि हम पॉजिटिव उसमें तो क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज की भी चीज क्या है, जैसे हम ऐसे पढ़े कि भी हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट इतना है या हमारा जीडीपी 9% है, ये तो आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऐसे बता सकती है कि हाँ भाई अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना चाहिए, ऐसे यूज़ करना चाहिए। तो हमें क्या बता रही है, एक चीज़ को सजेशन दे रही है, प्रिस्क्रिप्शन दे रही है, जिसे कहते हैं नॉर्मेटिव इन नेचर, जो किस चीज़ से डील करती है, व्हाट आउट टू बी मतलब कि ऐसा होना चाहिए। तो आप लिख दो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की मीनिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स that deal with the well-being of the society. It studies how resources can be
एलोकेटेड, कि किस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेटेड करना चाहिए एंड यूटिलाइज टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये इस चीज़ से डील करती है कि कैसे रिसोर्सेज का एलोकेट और यूज़ करना है ताकि वो सोसाइटी का भला कर सके। ये डील करती है किस चीज़ के साथ, ह्यूमन के वेलफेयर पे, सोशल वेलबींग पे फोकस करती है। वही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि समाज का भला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब दूसरा हमसे पूछा गया था कि जो इम्पोर्टेंस क्या है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन का, या आप लिख भी सकते हो कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। तो वन बाय वन करके आ जाते हैं इस पे। ठीक है, तो देखो पहला इंपॉर्टेंस है फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर। अब जैसे हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि हमारा कल्याणकारी अर्थशास्त्र इस चीज पे फोकस करता है कि ओवरऑल वेलबींग हो, भला हो समाज का। तो सबसे अच्छा एडवांटेज इसका ये कि फोकस करता है मानव के कल्याण पे। ठीक है, फिर ये आपका बेस प्रोवाइड करता है कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल और पैरेटो ऑप्टिमलिटी के लिए। ठीक है, फिर ये हमें हेल्प करता है कि रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट किया जाए कि कौन कौन से हमारे प्रायोरिटी सेक्टर है, उससे वेस्टेज नहीं होगी रिसोर्सेज की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जब भी याद रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम जब भी बात करते हैं तो हमारा मतलब एक ऐसे विकास से कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा वो दे सके। मतलब ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि विकास आपको इस तरीके से करना है कि आप अपने ही भले के लिए सोच रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं हमारा मतलब ऐसा विकास जो लॉन्ग टर्म उसके बारे में सोच रहा है। लॉन्ग टर्म भाई ये विकास हम कर रहे हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हम अपने आने वाले जनरेशन को कौन से रिसोर्सेज देंगे, कैसा वातावरण देंगे। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। फिर हमने डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स जो चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसमें आपने पढ़ा होगा ये टर्म ना, कि विकासशील अर्थशास्त्र। तो वो क्या होता है, इससे डील करता है कि किस तरीके से जैसे पॉवर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसी चीज़ों को हट मतलब एलिमिनेट किया जाए। तो ये डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए भी बेस प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारी जो अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमिक्स, उस सब की बात हो रही है। गाइडेंस फॉर पब्लिक गुड्स प्रोविजन। अब देखो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में क्या आता है जो बहुत जरूरी है हमारी देश की जनता के लिए, अच्छी रोडें, अच्छा शिक्षा, अच्छा रेलवे, डिफेंस। तो ये उसके लिए भी आपका प्रोविजन देती है कि किस क्वांटिटी में और किस क्वालिटी में देना है। ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है, जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड वो पॉलिसी बना रहे हैं या आपका सब्सिडी से रिलेटेड वो पॉलिसी बना रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या गरीबी से मतलब रिडक्शन से रिलेटेड, तो उसको बनाना और उसके मूल्यांकन करने में भी हेल्प करती है। फिर ये बताती है कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है बहुत तरीके की एक्सटर्नलिटीज़ होती है, मार्केट फेलियर होता है। तो भी गवर्नमेंट जब वहाँ पर इंटरफेयर करेगी तो उस चीज़ को सही करेगी। फिर ये आपका मेजर करता है इकोनॉमी के प्रोडक्शन नहीं सॉरी प्रोग्रेस आएगा ये बियॉन्ड वेल्थ। अब क्लासिकल जो आपकी इकोनॉमिक्स थे जैसे आप देखोगे किनको, एडम स्मिथ हो गया, रॉबिन हो गया, तो वो क्या सोचते थे कि हमारी इकोनॉमी की प्रोग्रेस को हमें मेजर करना है तो हम किससे नाप लेंगे, कि भी हमारे वेल्थ से नाप लेंगे। बट इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जस्ट वेल्थ से ही नहीं नापनी है, आपको ये भी तो देखना है कि हमारे जो रिसोर्सेज है ह्यूमन, उनका कितना वेलफेयर हुआ है। और जो आपका न्यू टर्म है, जैसे हम ये टर्म पढ़ते हैं पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब इस चीज़ से प्रभावित होता है।